अभी जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट नंबर 2, केमिस्ट्री क्लास 9। अब सबसे पहले तो आप लोग जो है एटम का कॉन्सेप्ट उसको समझे कि एटम है क्या। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर which can't be seen with naked eyes. The main structure of atom has been described by the Rutherford when he bombarded alpha particles. 20 about 20,000 alpha particles he bombarded on the foil of gold foil, and that foil was 0.00004 cm thick. रदरफोर्ड ने जब सोने का बिल्कुल बारीक वर्क, फायर वर्क को कहते हैं, और उसकी मोटाई सिर्फ इतनी थी 0.00004 cm, which means 4 multiplied 10's power. ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे 1 2 3 4 5 -5 cm, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारा ये पॉइंट इस तरफ को मूव कर रहा है। साइंटिफिक नोटेशन इसकी बहुत ही बारीक पेपर था ये। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स जो है इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की उसने, तो 20,000 पार्टिकल्स उसने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की। तो उसने फिर जो कंक्लूजन्स की, उसने जो नताइज इससे अख्ज़ किए, वो नताइज ये थे कि 20,000 में से 19,997 पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, पास्ड फ्रॉम द फायर में से सीधे गुजर गए। उनके आगे कोई ऐसी चीज आई ही नहीं जिससे वो टकराते, और टकरा के या तो रुक जाते या वापस आते या अपनी डायरेक्शन चेंज करते, और वो फायर में से गुजर गए। दे पास्ड फ्रॉम द फायर अनडिफ्लेक्टेड। अब जब उसने ये पार्टिकल्स जो थे बम्बार्डमेंट उसने की 20,000 पार्टिकल्स, तो मोस्टली तो गुजर गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो वापस आए। कुछ तो वापस इस तरह आए कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, एट सम एंगल उन्होंने अपना एंगल चेंज किया और वापस आए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक बॉल लें और बॉल को सामने दीवार पे मारें, तो वो बॉल जब दीवार के साथ टकराएगी, अगर तो आपने बिल्कुल अपने मुंह के बिल्कुल सीधा उसको मारा है तो वो आपके मुंह की तरफ बिल्कुल सीधी आएगी। लेकिन अगर आप उस बॉल को थोड़े से एंगल से ऐसे मारेंगे तो वो बॉल यहां हिट करके उस तरफ को चली जाएगी। सेम उसी तरह ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे जब उस गोल्ड फाइल के अंदर से गुजरे तो 19,997 तो गुजर गए, बाकी जो 2 4 थे 3 थे वो डिफ्लेक्ट हुए ऑन अ लार्ज एंगल। एक फर्क करें, ये आपको जो है ये वो पार्ट था इसका एटम का जहां से ये जाके टकराए, और इस पार्ट को फिर बाद में जो नाम दिया गया, ये इसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, कि ये एटम के अंदर वो हिस्सा है जहां पे जाके पार्टिकल टकराए हैं और वापस आए। ये जो 2 पार्टिकल थे ये तो डिफ्लेक्ट हुए, इन्होंने अपना एंगल चेंज कर लिया, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे
जो यूं गए हैं यहां से टकरा के बिल्कुल यूं वापस आए हैं उसी रास्ते। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे एटम के अंदर कोई ऐसी ठोस जगह मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप गेंद को दीवार से मारेंगे तो दीवार एक ठोस है, हार्ड है, सख्त चीज है, तो वो गेंद जो है वो बॉल वापस आएगी। इसी तरह यहां पे कोई ऐसी ठोस चीज मौजूद है जिससे ये अल्फा पार्टिकल्स टकराए हैं और वापस आए हैं, तो इसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो अब हमारा जो एटम है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो खाली है, ज्यादा हिस्सा उसका क्या है, खाली है। इसकी मिसाल मैं दूसरी दूं कि आप पिलो ले, तकिया, उसमें आपने रुई भर ली, उस रुई के अंदर आपने एक जगह पे कोई सख्त लोहे का गोल बॉल लिया और वो रख दी। अब उस पिलो के ऊपर आपने बहुत सारी बम्बारमेंट की, यूं समझ ले गोलियां चलाई, तो वो मोस्टली गोलियां जो होंगी वो राइफल की गोलियां हों, वो किसी चीज की भी गोलियां हो, वो उसमें से गुजर जाएंगी। लेकिन वो वाली बुलेट जो उस बॉल को जाके टकराएगी तो वो या तो वापस आएगी या किसी न किसी एंगल पे वो टर्न हो जाएगी। सेम उसी तरह ये जो है हमारा सेंटर, एटम का सेंटर, यहाँ पे एक डेंस, एक सॉलिड चीज मौजूद है जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम है, और मोस्टली एरिया जो है एटम का वो वेकेंट है, खाली है। तो लिहाजा ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उसमें से गुजर गए। तो जब ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव था। कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो जब ये इस यहां पे गए हैं और यहां से टकरा के वापस आए हैं, तो याद रखें सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं, और अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब He2 पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल्स थे हमारे, हीलियम के न्यूक्लियस था, तो जब हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स यहां गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आगे भी कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया है, परे धकेल दिया है, तो लिहाजा वो वापस आ गए। एक तो ये इससे साबित होता है कि ये भी पॉजिटिव थे तो वहां पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा ये एटम मोस्टली वेकेंट है, सिर्फ उसके सेंटर में कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि बिल्कुल हार्ड है, ठोस है, सख्त है वो चीज। तो अब हम आते हैं कि एटम के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हम इन 3 पार्टिकल्स की बात करेंगे और इनके ऊपर हम चार्ज की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये एक मैं सादा सा फार्मूला है जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, उस फार्मूले के लिहाज से आप आ जाए सबसे पहले प्रोटॉन पे। प्रोटॉन का जो पहला अल्फाबेट है वो है P, और P से हमारा बनता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा थर्ड पार्टिकल जो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हमारा होता है N, N से हम लेते हैं नो, N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर नो। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन का हमारा कोई चार्ज नहीं है। अब हमारा एक चार्ज बच गया नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज हमारा किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब हीलियम का ये पॉजिटिव 2 जो है जब यहां पे गया
इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज था और आगे भी कहीं पॉजिटिव चार्ज है जिन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। तो हमारे एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स जो हैं, इनमें से हमारे ये जो 2 पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम के न्यूक्लियस के बाहर, तो ये जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर। लेकिन वो रिवॉल्व कैसे करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। तो उनके ऑर्बिट कैसे बनते हैं? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इंशाल्लाह अब ये हमारा कल का लेक्चर होगा।